अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 FR 1 लेक्चर 35 स्टार्ट करते हैं जी। असेसमेंट दी किसी ने? अभी दे? हाँ, वैसे बता रहा हूँ, दे लें, ठीक है। सिर्फ IS 16 नहीं है, उसके अंदर बेसिक्स का भी एक सवाल है। बेसिक्स क्या? तो भाई लड़ तो आप लोग रहे हैं। देखें जी, मेरी बात सुने, हमारी बेसिक्स तो अब हर वक्त हमारे साथ है। अब वो अलग बात है कि अगले किसी टेस्ट में मैं नहीं डालूंगा, लेकिन ये तो कोई नहीं ना, कभी ताज़ा पड़ा और कुछ था ही नहीं, मैं क्या करता। सिर्फ IS 16 में एक नोट का सवाल है, 18 नंबर का, नकल करा रहा हूं, इतने का ही होता है। वो पेपर के अंदर आता है, इतने का ही होता है। हाँ, 15 से 20 नंबर का सवाल होता है नोट का, ये इतने का ही होता है, ठीक है। और एक 18 नंबर का बेसिक्स का सवाल है, डेबिट क्रेडिट करना है आपने, और उससे लेजर बना के ट्रायल बना लेना है, कोई मसला नहीं। और 3 MCQs भी हैं। आपने सर MCQs कराए ही नहीं। MCQs कराने की जरूरत तो होती थोड़ी, ऐसे ही बहल सिखाना तो है आपको। अगर टॉपिक तैयार हो तो MCQ भी उसी में से ही आता है। तो 40 नंबर का पर्चा है, 40 नंबर का पर्चा है, तकरीबन 1.5 घंटा, 1 घंटा 15-20 मिनट मेरे ख्याल में होगा। और बहरहाल टाइम मैंने 5-7 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, ऐसी बात नहीं है। पास 20 वाला है भाई, और पास क्या 10 वाला पास होगा, 33 नंबर वाला पास होगा। अच्छा जी सुने, बस काफी है। मुझे ये बताएं, कल हमने ये फैम वाला सवाल किया था, इसमें कितने कितने प्रॉब्लम्स हैं, जरा ये बता दें यार। होना चाहिए यार, मैंने तो अगली क्लास में नया सवाल ही को नहीं कराया, कुछ इसको डिस्कस किया और कुछ चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाया। खामोश। अच्छा जी, भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो 2% लिखा हुआ है, भाई कल वाला सवाल ओपन कर लें। अज्यूमिंग कितने बच्चों ने कल वाला लेक्चर नहीं लिया और मुंह उठा के क्लास में आ गए आज? वो हाथ खड़ा करें, मुंह तो उठाए उन्होंने, हाथ खड़ा करें ऊंचा। दिल कर रहा है गंदूच होती मेरे पास। अच्छा जी, सुने सुने सुने, कुछ बच्चों ने बताया ही नहीं, सुन लें प्लीज ध्यान से। कल वाला सवाल सामने रखे, मैं वर्किंग्स को रेफर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, कल वाले सवाल के अंदर आपको पता है बिल्डिंग्स जो थी, अब भाई जो बोलता हुआ नजर आएगा या बोलती हुई नजर आएगी क्लास से बाहर जाएगा या जाएगी, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अब खामोश होकर बैठे। हाइब्रिड में को बोले तारिक भाई तो उसे खड़ा कर दें, हाइब्रिड में ज्यादा मसला होता है, मर्जी मन मर्जी करते हैं। अच्छा जी, बिल्डिंग्स ओपनिंग में कितनी पड़ी थी? याद करें, याद करें। 400 की, जो रीवैल्यू होकर चली गई थी 600 पे, लेकिन एक एडिशन भी हुआ था 100 का। अब अगर आपको याद हो तो जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, रीवैल्यू होने के बाद वो 40 साल के ऊपर डिवाइड करके डेप्रिशिएट किया था हमने उनको, ठीक है। और जो दूसरी बिल्डिंग्स थी नई वाली जो ट्रांसफर हुई थी CWIP से, उसको हमने 50 साल पे डिवाइड किया था। 2% से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक ही होता है ना। 2% का मतलब स्ट्रेट लाइन में 50 साल ही होता है ना, कि नहीं? अच्छा, अब भाई साहब आप कल क्लास ली हुई है आपने, व्हाइट कपड़ों वाले भाई साहब, हजरत जी कल की क्लास ली हुई है आपने? बताया नहीं आपने मुझे। अब आप लोग क्या हवाओं में टामक टोइयां मारोगे यार, पता नहीं आप लोग आ जा रहे हो। अच्छा जी चलें, 40 साल और 50 साल कह सकता हूं मैं, 2 तरह की लाइफ्स यूज हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ऐसे ही है ना। अब नीचे लिखा हुआ है 2%, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। क्यों ठीक है? क्योंकि वो 40 भी तो इसी 2% वाले में से -10 करके निकाला था ना, और दूसरे को भी वो है ही। आज पहला दिन आया तो 50 साल जिंदगी है। फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है, नहीं जी नहीं हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता, तो उनके लिए ये है कि वो इसकी बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं 40 to 50 ईयर्स। ये ऐसे लिखा जा सकता है नोट के बॉटम में। अगर मिसाल के तौर पे बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स में लाइफ डिफरेंट यूज हो गई हैं, तो आप नोट के एंड पे लिख लो, अगर मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग की लाइफ 10 साल इस्तेमाल हुई, एक की 12 साल, एक की 15 साल, तो आप 10 से 15 लिख लो, बस ठीक है। लेकिन ना भी लिखते तो 2% भी ठीक था। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो मेरी तो मर्जी है कि 2% ही लिखा रहे, ओके। लेकिन अगर कोई ना लिखना चाहे और तकलीफ महसूस करे तो वो 40 to 50 ईयर्स यूज कर सकता है। यहां तक को मसला नहीं। अच्छा, अब आपको मसला है या नहीं है? मुझे मसला है। जो सब नोट्स थे वो जरा क्विकली हमने किए थे। जो मेन नोट की बॉडी थी यहां तक वो तो सारे बच्चों को अच्छे तरीके समझ आ गया था, क्योंकि बड़ी तसल्ली से हमने सारा काम किया था, ठीक है। लेकिन जब आगे सब नोट शुरू हुए, मैं ना नॉर्मली ये मेजरमेंट बेसिस वाले को सब नोट नहीं कहता होता, नॉर्मली इसको मैं मेन नोट का पार्ट ही रखता हूं ताकि आप भूले ना। तो इसलिए मेरा 12.1 और 12.2 इस तरह से चल रहा था, ठीक है ना, और सही है। अब मैं ये चाहूंगा कि हम इस नोट के सब नोट्स को एक बार फिर जरा थोड़ा सा रिवाइज कर ले। वैसे कितने बच्चों को लगता है कि करना चाहिए रिवाइज? बोल तो नहीं रहे थे सारे, सारी समझ आ गई है। पिछली क्लास में मुझे पता लग जाता है आधे को मसाइल का, तो बाकी आधे आपकी क्लास में वैसे आ जाते हैं सामने। तो हमारे नोट्स चल रहे थे, फैम नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15। फिर उसमें नोट की मेन बॉडी आई थी, ग्रॉस कैरिंग, सामने रख लें,
ये कॉस्ट वैल्यूएशन की बजाय हम ज्यादा अच्छा जनरल वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है जी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग, क्लोजिंग, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन में ओपनिंग, क्लोजिंग मैंने कहा था दरमियान में, वो सारी बातें, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। ये मैंने नहीं बनाई थी लाइन, फिलहाल छोड़ो, इसको देख लेंगे, किसी वक्त बता दूंगा फिर बनानी हुई तो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पिछले साल के क्लोजिंग्स जो हैं उनकी बुक वैल्यू दिखाई है कि पिछले साल की बुक वैल्यू, छोड़ो इसको फिलहाल, छोड़ो, ठीक है। 31/15 पे यही फिगर्स हमारी आई थी, जरा अपने सोल्यूशन को सामने रखें। टोटल वाला कॉलम मैंने सिर्फ नहीं बनाया था। 900, 283, 683, 929 और 210, यही है आंसर। इसके नीचे मेजरमेंट बेसिस, डेप्शन मेथड और डेप्शन रेट या लाइफ वगैरह गिवन है। यहां तक कोई मसला किसी को है तो यहां तक भी पूछ लें, क्योंकि इससे आगे मसला है या नहीं है मैंने डिस्कस करना है। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें, किसी एडजस्टमेंट में किसी चीज में कोई मसला है तो पूछ लें, ठीक है। जरा दोबारा हाथ खड़ा करें वैसे जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ, बता दें मैं क्लास को कर देना, खड़ा करें हाथ। बाकी सबने लिया हुआ है कल वाले, हाइब्रिड वालों का हाथ नहीं नजर आया, किसने कल वाली क्लास नहीं ली? मुंह उठा के आ गए, मुंह तो रख के आते हैं। अच्छा चलें, सुने 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 सुने, किसी को कोई मसला है मेजरमेंट बेसिस वाले ये मेन नोट की बॉडी तक कोई मसला है जिन्होंने कल क्लास लिया तो वो प्लीज पूछ लें, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। कि अब ये है ही ऐसा, ये गिर जाता है, मैं क्या करूं, इसको पक्का करें ना। चाय कह रहे हैं, अच्छा चाय आई पड़ी है, ओ 12.1। अच्छा जी, यहां पे मैं ना दोबारा से ये बना देता हूं सब नोट्स। अच्छा जी 12.1 हमने कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर रीवैल्यूएशन होगी तो 3 सब नोट्स रीवैल्यूएशन के लिए मुख्तस हैं, लाजमी बनेंगे। अच्छा लाजमी हो सकता है कोई एक, नहीं लाजमी बनेंगे, बस ठीक है, लाजमी बनेंगे, ठीक है। वो देख लेंगे सिचुएशन, किसी में कोई एक आधा मिस होना हुआ तो क्यों होगा, लॉस आ जाने पर शायद रीवैल्यूएशन लॉस आए तो सरप्लस होना ना हुआ, मूवमेंट ना बनी, लेकिन हम ऐसे नहीं सोचेंगे फिलहाल। मैंने आपको ये कहा था अगर सवाल में रीवैल्यूएशन हो रही है और सवाल आप नोट बना रहे हैं पीपीई का तो 3 सब नोट्स लाजमी बनेंगे। और अगली बात मैंने क्या की थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि नोट का सवाल आपको आए और रीवैल्यूएशन ना हो, तो यार मजा ही नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पीपीई का नोट आएगा तो इंशाल्लाह रीवैल्यूएशन जरूर होगी, उसके बगैर नहीं आता। और रीवैल्यूएशन होगी तो 3 सब नोट्स लाजमी बनने हैं, जिसमें सबसे पहला सबसे मुश्किल था, याद है? सबसे पहला था, बोलो बोलो बोलो, 1 मिनट। ये जरा थोड़ी देर बाद मैं तुमसे सफा नंबर पूछूंगा, 438, ठीक है ना? अच्छा, बल्कि ये ऐसे ही पड़ा रहे यार, इधर नहीं ओपन कर लेते हम फाइल, और इसके अंदर मैं सवाल पे आ जाता हूं ताकि साथ साथ सवाल भी नजर पड़ता रहे अगर जरूरत पड़े तो। फैम वाला सवाल पास क्वेश्चन बैंक में है, वो जज़ाकल्लाह यार, आ भी जाओ यार, करने दो गुस्सा। ये अच्छा जी, ये जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है ये लाइन। ज्यादा जज्बाती हो गया मैं। लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड ब्ला 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 बाय ब्ला ब्ला बाय ब्ला ऑन ब्ला, ठीक है। ये सारा ब्ला ब्ला हमने लिख देना है। लिखना ऐसे है, सिर्फ एक लाइन थोड़ी सी ऐड कर लेना, उससे जरा अच्छा इंपैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। लास्ट रीवैल्यूएशन, वो अपने सामने जुमला रखें, ये वाला, ये वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 15 बाय मैसर्स माइकल जैक्सन, नहीं मैसर्स जैक्सन एंड को, हाँ आगे लिख लेना चार्टर्ड सर्वेयर, ठीक है। एक मिनट एक अहम बात ये ऐड कर लो, एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स, ये मैंने नहीं लिखवाया था, मैं लिखवा रहा हूं, एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर या इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, फिर कॉमा, ऑन द बेसिस ऑफ, वही ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। जितनी जुमला लिखा हो, ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी बीच में लाइन ऐड करवा दी। असल में स्टैंडर्ड कहता है कि जरा ना अपने डिस्क्लोजर्स में यूजर को ये बता दो कि जिसने आपके एसेट्स को रीवैल्यू किया है वो आपकी फुप्पो का बेटा तो नहीं है, क्योंकि फुप्पो के बेटों से रीवैल्यू करवा के आप फिगर्स को यहां इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट होना चाहिए वैल्यूअर को, सब मेरे सामने रहेंगे, कोई किसी के सर के पीछे छुपने की कोशिश ना करे। अच्छा जी, चलती रहेगी क्लास, आप टेंशन ना लें, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। उनकी क्लास तो नहीं बंद होगी, हाइब्रिड वालों ये भी बंद हो गया, माइक भी बंद हो गया। ओह नो, ये माइक क्यों नहीं चल रहा, फिर फायदा क्या हुआ? अच्छा चलें, रुक जाए, आ जाते हैं। आप हाइब्रिड वाले कह रहे हैं सर पढ़ो आगे। ओह यस, आई कैन टेक टी, ठीक ही है यार, चलो तो तू भी ले यार, ठंडी हो गई है। ऐसी चाय तो पिएगा ना भाई, तू कहेगा यार रह नहीं दो। ठंडी है, ऊपर से फीकी है। नहीं यार जल्दी चला दो, रेस दिया भाई ने।
ये क्यों बंद हो गया? ये क्यों बंद हो गया? उधर मेरी तस्वीर आ रही है, जाके देखो। हाइब्रिड वालों को मेरी तस्वीर जाके देखो, जल्दी से जाके फिर भी देखो। हाइब्रिड वालों माइक खामोश हो जाएं आप लोग, जरा हाइब्रिड वालों के माइक पे बता दें सही आ रही है आवाज, तस्वीर। ये माइक से आवाज आई है या स्पीकर से ही? आप लोगों के स्पीकर से आई है? ओके चलें। अच्छा जी, मुझे फिर भी तसल्ली नहीं हो रही, मेरा वो कैमरा नहीं चल रहा हाइब्रिड वाला, अजीब सी लग रही है। बहरहाल चलें, कह रहे हैं आप तो आ रही होगी। वो काश भी नहीं वापस आया अभी तक स्नेहा लेकर। ये आपने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है आमिर? प्लीज यार बता तो दें, मैं पता नहीं क्या क्या बातें कह जा रहा हूं, बच्चों को समझ आ गया, सबको देख लिया उन्होंने। अच्छा चलें, छोड़े जी, चलें भाई, आप आई जा रहे हैं आप लोग यार। अच्छा जी, प्लीज 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 खामोश। लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय मैसेज जैक्सन एंड कंपनी ऑन जनवरी 15 एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी लाइन लिखी हो एज इट इज लिख देनी है उठाकर, इसके नंबर हैं, छोड़ना नहीं है। ये रिवैल्यूएशन का पहला सब नोट हुआ करेगा। अगर सवाल में रिवैल्यूएशन है और आप पीपीई का नोट बना रहे हैं तो पहला सब नोट ये बनेगा लाजमी, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले इनको तीनों को पक्का पक्का एलोकेट कर देते हैं 12.1, 2 और 3, क्योंकि हर सवाल में रिवैल्यूएशन भी होनी है, इन तीनों ने भी बनना है। उसके अलावा चौथा या पांचवा कभी कभी आया करेगा अगले सवालों में डिफरेंट, ठीक है। किसी ने सोने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है, मैं बता रहा हूं। जिसको नींद आ रही है खुद से खड़ा हो जाए और थोड़ी देर खड़े रहने के बाद बैठ जाए। सेकंड हमने कहा, यूजर ने कहा ये 900 है, 900, ये 900 है और आप कह रहे हैं रिवैल्यूएशन के बाद वाला 900 है। जरा मुझे ये तो बताएं, अगर ये रिवैल्यूएशन ना होती तो क्या होता? तो हमने कहा फिर कॉस्ट पे पड़ी होती ये लैंड, ठीक है। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, ये भाई साहब पीछे क्यों छुपे हुए आपके आगे वाले? देखो सामने होके बैठे हैं, सामने होके बैठना यार। सोने आयो? यहां पे मैंने लगाना है एक पोल, कुंडी सी, जिन्हें सोना है मैंने उसे उल्टा लगा देना यहां पे। अच्छा जी, हम यूजर को बताना, स्टैंडर्ड ने कहा कि यूजर को बताओ, रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो ना, तो यूजर को ये बताओ कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज ना होता, कॉस्ट मॉडल यूज होता तो क्या होता? तो हम ये कहेंगे इधर, ये तो 900 पे पड़ा हुआ है ना रिवैल्यूएशन के बाद। सवाल में हमने देखकर पता लगा पहली बार रिवैल्यू हुआ था, ठीक है। और अगर ये रिवैल्यू ना होता तो कॉस्ट पे पड़ा होता, और सवाल ने बताया था कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 500, ठीक है। अब ये वाली बात हमने यूजर को लिख के बतानी है, ठीक है। हमने यूजर को बताया, आप परेशान ना हो, आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन नहीं बता रहे, हम कॉस्ट मॉडल भी बता देते हैं। फिर हमने एक थोड़ी सी अंग्रेजी मारी, हैड देयर बीन नो रेवोल्यूशन, अच्छा रिवैल्यूएशन लैंड एंड बिल्डिंग would have shown following amounts as on, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बगैर समझ नहीं आ रही थी बात। 31 दिसंबर 15। फिर हमने कहा था जी अच्छा ये बात हम लैंड के लिए भी कर लेंगे और बिल्डिंग्स के लिए भी कर लेंगे। पहले लैंड किया था, आसान था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब नोट है असल में, ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। लाजमी भी है, नोट का सवाल आए ये होना भी लाजमी है, कान भी फ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे जी, अगर रिवैल्यूएशन ना हो कभी तो एसेट कॉस्ट पे पड़ा होता है और उसमें से माइनस होती है उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन, और वो बीवी शो करता है। तो लैंड अगर रिवैल्यू ना होता तो कितनी कॉस्ट पे आ रहा होता? 500 की कॉस्ट पे। ये सफा नंबर आपकी किताब का 108 है जिसपे ये सवाल है आई कैट क्वेश्चन बैंक का। अब खोलने न लग जाना, मैं बता दिया बाद। 108 खोलना तो खोलो जी। अच्छा 108 नंबर सफे पे जी 500 की कॉस्ट होती लैंड की, और ये डेप्रिशिएट कितना हो गया होता? जब से खरीदा था तब से लेके अब तक ये डेप्रिशिएट कितना हो गया होता? खुदा का खौफ करो, लैंड भी कभी डेप्रिशिएट हुआ है? कभी हो भी सकता है लेकिन वो कोई और केस होगा जी। तो वो लीज होल्ड लैंड होता है, कभी बता दूंगा जी। कितना आ गया जी? तो हमने यूजर को कहा मिस्टर यूजर, अगर ये कभी रिवैल्यूएशन मॉडल हम यूज ना करते तो ये लैंड 500 की बुक वैल्यू पे होता, जो कि अब आपको नजर आ रहा है 900 की रिवैल्यूड अमाउंट पे, फेयर वैल्यू पे, ठीक है, सही है। अच्छा ऐसे ही हमने कहा मिस्टर यूजर, अच्छा ये मिस्टर यूजर जो है ना, इसको जरा थोड़ा सा समझाना पड़ेगा हमें। ये सब नोट वैसे इसका पार्ट नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूं वैसे। मुझे ये बताएं, बिल्डिंग की बात अब करने लगा हूं। 1 जनवरी 15 पर हमारी बिल्डिंग्स कितने की पड़ी थी? 400 की, ठीक है। ये 400 वाली बिल्डिंग्स जो हैं ये ओपनिंग में पड़ी थी, ठीक है, और इनको हमने किया था रिवैल्यू। जरूरी बात कर रहे हो या वैसे ऐसे किया हुआ है? वैसे ऐसे किया हुआ, सीधे होके बैठो ना। अच्छा फिर हमने साल के
पहले ही दिन हमने एक 100 का एडिशन लिया था, ठीक है, तो ये जमा 100 होगी कॉस्ट, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर कल क्या किया था, स्टार लगाया था कि अगर बिल्डिंग्स कभी रीवैल्यू ना होती, अगर बिल्डिंग्स कभी रीवैल्यू ना होती, जरा आप नीचे आ जाएं, तो कॉस्ट कितनी शो कर रही होती बिल्डिंग्स, नहीं दोनों अलग अलग लिख लें, जरा समझ आ जाएगी बात में। 400 पहले वाली पड़ी होती जो साल के पहले दिन पड़ी थी, और 100 का एडिशन इस साल में हुआ था, तो ये टोटल 500 आ जाता, ठीक है। तो हमने यहां पर 500 लिखा, ये जी बिल्डिंग्स की कॉस्ट होती अगर रीवैल्यू। देखो ना अब ये नजर कितने पे आ रहा है इस वक्त, 700 पे। 700 पे क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स रीवैल्यू हो चुकी हैं। तो यूजर अगर ये बिल्डिंग्स रीवैल्यू ना होती तो इनकी 500 कॉस्ट आती। और यूजर, यू आर नॉट अ लूजर, तुम एक्यूमुलेशन को भी समझ लोगे यूजर। और अगर ये बिल्डिंग्स कभी रीवैल्यू ना हुई होती तो सारी जिंदगी की इनकी डेप्रीसिएशन इसमें पड़ी होती। कितनी, ये हमने निकाली थी ऐसे कि जी 400 इंटू 2%, नजर आ रहा है, छोटा तो नहीं लिखा गया, इंटू 2%, ये कितने साल की डेप्रीसिएशन है, 1 साल की। 1 साल की हमने किस दिन तक लेकर आना है डेप्रीसिएशन को, 31 दिसंबर 15 तक। अब सवाल ने ये कहा था यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग्स इज अनचेंज, बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 years बिफोर रीवैल्यूएशन, यानी 1 जनवरी 15 पर रीवैल्यूएशन हो रही है ना, तो रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर कह रहे हैं कि 10 साल इसकी लाइफ गुजर चुकी है। लेकिन हम डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेशन इस 400 वाली जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनकी एक्यूमुलेशन हम 1 जनवरी 15 पे नहीं निकाल रहे। 1 जनवरी 15 की तो पहले ही निकली हुई है, यहां तक की तो 1 जनवरी 15 तक तो 10 साल डेप्रिसिएट होकर 80 की डेप्रिसिएशन आई पड़ी है। हम तो इसको लेकर आना चाह रहे हैं 31 दिसंबर 15 पर। ये नोट बन रहा है 31 दिसंबर 15 वाले साल का, और सब नोट में हम यही कह रहे हैं कि अगर रीवैल्यूएशन ना होती यूजर तो 31 दिसंबर 15 पे बिल्डिंग जो है वो कॉस्टलेस 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन यानी बुक वैल्यू पर नजर आती। ठीक है, हजरत जी को जगा दो ये ब्लैक कैप वाले भाई को। अच्छा जी, तो 400 तो कितने साल, 11 साल चल चुकी, क्योंकि 10 साल तक ये चली है, ये बिल्डिंग 10 साल इस्तेमाल हो चुकी थी 1 जनवरी 2015 तक, ऐसे ही है। और 31 दिसंबर 2015 तक फिर ये 11 साल चल गई। ठीक है, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनती है टोटल, इस हिस्से की डेप्रिसिएशन कितनी बनी, 88। ये वैसे भी ऐसे भी समझा सकता हूं मैं आपको कि 1 जनवरी, ये नीचे ही जा रहा है बेचारा आहिस्ता आहिस्ता, किस्मत है बेचारे की, अब जगह दिए जा रहा है। ये देखो, ये 400 की तो कॉस्ट थी ना, कॉस्ट, ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी 400, और इस दिन खड़े होकर ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी थी 80। अगर ये वाला 100 ना आता तो 31 दिसंबर 15 तक जाते जाते ये 400 बटा 50 या 400 इंटू बोलो 400 इंटू 2% कितना बनता है 8, ये 8 भी जो है इसमें ऐड होता, और इस दिन खड़े होकर ये एक्यूमुलेशन कितनी हो जाती 88। तो यही 88 निकाला है हमने यहां पर, देखो। तो ऐसे निकाल लो 400 का 2% इंटू 11, या ऐसे कर लो 80 जमा 400 का 2%, दोनों बातें सेम है। ये बात समझ आई है? किसी को ये बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा समझाऊं, हाथ खड़ा करें। जो सो गया था जरा किसी और ध्यान लगा था, सबको समझ आई है ये बात? शर्म नहीं करनी, बता दो, समझ आइए सबको? तो ये मैंने कल डायरेक्ट कर दिया था यहां पे 11, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी को ऐसे समझ नहीं आ रही तो ऐसे समझ लो, ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी थी तुसी, ठीक है, तुसी 80, और 1 साल की डेप्रिसिएशन मजीद कितनी बनती है 400 का 2% 8, तो 80 जमा 8 क्लोजिंग डेट पर पुरानी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन कितनी है 88, और साथ में ही नई वाली 100 की भी 2% डेप्रिसिएशन कितनी बनती है बोलो 2, तो इसलिए टोटल कितना बन जाएगा यहां तक आते आते 90। तो ये काम बस कल डायरेक्ट कर लिया था यार, और तो कुछ नहीं किया था, ऐसे ही आप परेशान होकर घर गए थे। ठीक है, ये देखो इनकी डेप्रिसिएशन है इसकी 100 इंटू 2%, लेकिन इस पे कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, ये सिर्फ 1 साल ही इस्तेमाल हुआ हमारे पास, सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन, इसकी डेप्रिसिएशन बनती है जी 2 रुपए। तो ये टोटल मैंने यहां पर लिख दिया था 90 आप लोगों की इजाजत से, लेकिन आप लोगों ने वो बात मानी नहीं। इजाजत आपने पहले कल दे दी थी, लेकिन पिछली क्लास में बच्चों ने रोड़ा डाला हुआ था, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, ओके, और सही है। ये डिवाइडेड बाय 88 नहीं है, खुदारा ये मत समझ लेना, डिवाइडेड बाय 88 नहीं है, ये इस फ्रैक्शन का आंसर 88 है और इसका आंसर फ्रैक्शन नहीं है ये, प्लीज। ये डेप्रिसिएशन पुरानी बिल्डिंग्स की, ये डेप्रिसिएशन नई वाली बिल्डिंग की, टोटल 90, ठीक है ना। तो ये 88 और 2 भी मैंने नहीं लिखा था, अलग अलग करके निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है, तो ये सारी बात मेरे हिसाब से बिल्कुल फजूल है, जितनी बात ऊपर लिख दी वो इनफ है। ठीक है, समझ आती है अब? तो ये हमने कहा था कल तेजी में एंड पे, क्योंकि एंड पे आपको पता है बात ऐसी ही होती है, बस भागम भाग हो जाती है 90 रुपए।
अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक एसेट, एक बिल्डिंग अगर यूजर रीवैल्यू ना होती ना तो ये बिल्डिंग्स 500 की कॉस्ट 31 दिसंबर 15 पे शो करती, 500 की करती ना, 400 पुरानी वाली 100 नए वाली। और अगर ये कभी रीवैल्यू ना हुई होती तो इनकी सारी जिंदगी की डेप्शन आज पड़ी होनी थी डिडक्शन में, क्योंकि रीवैल्यू तो कभी जिस दिन रीवैल्यू होना उस दिन ट्रांसफर होनी है डेप्शन। ठीक है, तो ये 410 पे यही कल आंसर आया था, बोलो ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा सब नोट तो बहुत आसान था, वो क्या था जी, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन। लेकिन बच्चे कह रहे थे जी हमें उसकी समझ ही नहीं आई, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन ये भी इकट्ठा ही बना लेते हैं। लेकिन इकट्ठे का मतलब ये कि मैं आमने सामने इकट्ठा बना रहा हूं, शायद सोल्यूशन के अंदर तो लैंड एंड बिल्डिंग कर दिया गया, आपने नहीं करना, आपने अलग ही रखना है, इजी रहता है काम, इजी पीजी काम को आप मुश्किल ना किया करें अपने लिए। अच्छा जी, अब यहां पता है क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे ना ये लेजर कभी आपने देखा है अपनी जिंदगी के अंदर जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे रियल सरप्लस का? अगर मैं लैंड के रियल सरप्लस का लेजर बनाऊं तो क्या बनेगा, ओपनिंग सरप्लस कितना, अपनी वर्किंग सामने रखें प्लीज, वर्किंग नंबर 1 थी गालिबन, लैंड की रीवैल्यूएशन की वर्किंग नंबर 1 थी गालिबन। कल वाला लेक्चर ओपन करें, जिसके पास नहीं है कल वाला लेक्चर वो 7 वाले के रजिस्टर में चाती मार ले, जिसने क्लास नहीं पढ़ी हुई जी। वर्किंग 1 सबके सामने होनी चाहिए, वर्किंग 1 सबके सामने है, वर्किंग 1 सबके सामने, आसपास वाले के सामने, किसी के सामने, एक्सेस में है सबके। वर्किंग 1 के अंदर देखो सरप्लस पहले से कोई नहीं आ रहा था, इसका मतलब ओपनिंग में सरप्लस कोई नहीं था। फिर इस साल 400 से उठाकर 900 पे लेकर गए थे इस लैंड को, तो कितना सरप्लस और रोज हुआ था, सबके सामने वर्किंग हो। अब इसकी एंट्री क्या होती है जरा बताओ, सरप्लस आया, एंट्री लैंड डेबिट, देखो प्लस हो है, प्लस पॉजिटिव आ रहा है ना, लैंड डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस 400 से, यहां पे आपने क्या लिख दिया, लैंड। ये मैंने आपको कहा था कि पीपीई के नोट के अंदर सिर्फ 2 चीजें आती हैं, एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तीसरी चीज नहीं आती। तो एंट्री मैंने ऐसे करवाई थी कि एसेट तो सामने हो गया, डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब वो पीपीई के नोट का पार्ट नहीं है, ये मैंने इसलिए अलग से बना के आपको डबल एंट्री दिखाई। और अगली बात, ये लेजर बना के भी यूजर को नहीं देने हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेजर लूजर कोई नहीं होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम इसी लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी 1 मिनट की बात है, बताओ जी इस सरप्लस में से कितना सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर हुआ था? कख नहीं ट्रांसफर हुआ था, कुछ नहीं ट्रांसफर हुआ था। क्यों? लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता इसका सरप्लस भी खत्म नहीं हो रहा। लैंड का सरप्लस सारी जिंदगी ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि लैंड एक्चुअल में बिक ना जाए। जिस दिन एक्चुअल में बिकेगा तो जितना सरप्लस पड़ा होगा वो सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर। एक और सूरत भी हो सकती है, लैंड का सरप्लस पड़ा था और कोई लॉस आ गया तो उस लॉस ने जाकर सरप्लस को खा लिया, फिर भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा तीसरी कोई सूरत नहीं है। हर साल ट्रांसफर की एंट्री लैंड के सरप्लस पे नहीं आती, तो इसलिए क्लोजिंग भी इतना ही आ रहा था। कितना जी? 400। ठीक है, अब आपने बस क्या करना है, इस लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, ओके, ये लेजर ही है। अच्छा, अभी भी लो भाई, मूवमेंट इन रियल सरप्लस में हम लिखेंगे जी ओपनिंग बैलेंस कितना था जी, 0। फिर अरोज ड्यूरिंग द ईयर मत लिखो प्लस, टाइम बचा लो, अगर तकलीफ हो रही है तो लिख लो ड्यूरिंग द ईयर, ये टीटीवाई लिख लो, जगह जरा कम है, आपने नहीं टीटीवाई लिखना। ठीक है ना, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ये प्लस कर दो, कितना 400। फिर ट्रांसफर जो रिटेन्ड अर्निंग्स में होता है वो ट्रांसफर जो है वो माइनस होता है, यहां से ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स पूरा लिखना है आपने, आर ही नहीं लिखना। कितना जी? कोई नहीं हुआ। और क्लोजिंग क्या आ रहा है? 400। ठीक है, ये आपकी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस बन गया। ठीक है, मुश्किल या आसान? कल मुश्किल लग रहा था, वैसे आज आसान ही है। ऐसे ही बिल्डिंग का ये लेजर पर्चे बनाने ना बैठ जाना, खुदा रहा टाइम जाया ना करना, ये तो पहली बार देख रहे हो इसलिए मैं बना रहा हूं। लेजर लूजर नहीं बनाने, डायरेक्ट करो ना काम, मसला क्या है, जरूरत नहीं। वर्किंग से नजर आ रहा है, ओपनिंग देखो सरप्लस 400 का जो नजर आ रहा है वर्किंग 1 में, इसके ऊपर कितना सरप्लस पड़ा है? कोई नहीं पड़ा था, यानी 0 था। 400 रोज हुआ, क्लोजिंग में 400 आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से ट्रांसफर नहीं हुआ। बिल्डिंग का इससे डिफरेंट है, बिल्डिंग अगर रिवेल सरप्लस हो, आपने लेजर पर्चे में नहीं बनाना, आप वर्किंग देख रहे हो, सब कुछ वर्किंग से करते हैं हम। ठीक है, तो ब्रॉड डाउन कितना पड़ा है? 0। और रोज ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? 280। इसकी एंट्री आपने क्या की? बिल्डिंग डेबिट प्लस बिल्डिंग डेबिट हो गया, कल किया था ना। और दिमाग में कहा था, ये दिमाग है आप लोगों का, ये आप लोगों का दिमाग है ये, ठीक है ना। तो बिल्डिंग डेबिट नोट में कल हुआ था और ये आपके दिमाग के अंदर रिवेल सरप्लस क्रेडिट। ठीक है, यहां पे क्या लिख दिया आपने, हालांकि बन गई है वो बिल्डिंग, लेकिन क्या है बिल्डिंग अभी बन रही है। अच्छा चले, उसके बाद 280 आ गया सरप्लस। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो ट्रांसफर कितनी हो रही है, 7 की अमाउंट हो रही है। 7 की एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? 273।
अब ये लेजर थोड़ी बनाना है आपने, आप तो डायरेक्ट वर्किंग को देखकर अपने सब नोट के अंदर ये लिखोगे सरप्लस कोई नहीं पड़ा था। किस सवाल में पड़ा भी हो सकता है स्टार्ट में, पिछले साल रिवैल्यूएशन हुई हो, इस साल रोज नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसफर हो ही जाएगा। पहले से पड़ी हो फिर और सरप्लस आ जाए, लॉस आ जाए, सब कुछ होगा। मूवमेंट ऐसे ही बननी है जैसे हमने सीखी हुई है, ठीक है ना। ओपनिंग रोज इन द ईयर 200 टू सी, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स 7, क्लोजिंग। ये जनाब 3 सब नोट्स जो हैं ये लाजमी हैं। कल बोर्ड के इस साइड पे कोने पे ये तीनों सब नोट्स बने थे नोट के बाद, ठीक है। तरतीब आपको बताई थी ये कि सवाल के अंदर पहले सफे पे आप नोट की मेन बॉडी बनाओगे, दूसरा सफा खाली छोड़ दोगे इन अहबाब के लिए, ठीक है, और तीसरे सफे से आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। ओके, आप कह रहे हैं लेजर भी सामने रखें सर, सर ऐसे कहते हैं ना सर, नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। एक और काम हो सकता है, प्लीज थोड़ा सा नीचे आइएगा। शायद कुछ बेहतरी आ गई हो अब तस्वीर कशी में। अच्छा वैसे ना कल ये नोट किया हुआ, पता नहीं क्यों नोट कर रहे हैं। अच्छा अब ये तो हो गई कहानी कि रीवैल्यूएशन होगी, तो ये उड़ा देना, ये तो उड़ा दें, ये तो आपने बनाने ही नहीं है ना, अल्लाह माफ करे, ये तो आपने बनाने ही नहीं थे। अब देखो इसमें कुछ चीजें, किसी का सर उड़ जाएगा, किसी का पैर उड़ जाएगा, बहरहाल क्या हो सकता है। अब चल भाई कुछ भी नहीं हुआ। वाह, ये हैं 3 सब नोट्स जो जरूरी हैं। किसके लिए जरूरी हैं? अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस रीवैल्यूएशन आ रही हो सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद वाले जो सब नोट्स हैं वो चेंज होते रहा करेंगे। जैसे हमारे कल वाले सवाल के अंदर थी मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, बस वो बनाया, वो बड़ी तफसील से बात की थी, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस है। किसी को तो बता दो, ये तो पहले कर लिया था ना मेन बॉडी के साथ ही बड़ी तफसील से। अगर है किसी को मसला इस मूवमेंट इन सीडब्ल्यूआईपी में तो वो भी बता दो। पर्चे के अंदर नोट का सवाल आएगा, पीपी का, रीवैल्यूएशन लाजमी होगी, रीवैल्यूएशन होगी तो रीवैल्यूएशन के 3 सब नोट्स लाजमी होंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा या 5वां सब नोट जो बना करेगा, कभी सिर्फ चौथा बनेगा, कभी चौथा 5वां बन जाएगा, वो हर सवाल में बदला करेंगे। जैसे हमारे फैम वाले सवाल में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की मूवमेंट है, आपके टेस्ट वाले सवाल में चेंज इन एस्टीमेट का सब नोट है, बोरिंग कॉस्ट पढ़ लेंगे तो बोरिंग कॉस्ट का सब नोट आ जाएगा। इसी तरह से जो 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 स्टैंडर्ड हम पढ़ते जाएंगे उसकी जो आपकी इन्वॉल्वमेंट आएगी उसका सब नोट बनाना सीखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है ना, और सही है। तो बहरहाल अभी मैं आज बात करूंगा चेंज इन एस्टीमेट के ऊपर। की हुई है हमने बात, चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग आप लोगों को आती है, इसका नोट बनाना नहीं आता आपको, परेशान ना हो। आज के टेस्ट के अंदर चेंज इन एस्टीमेट तो है नोट के अंदर, लेकिन उसका जो सब नोट बनाना है उसको मैंने नंबर एलोकेट नहीं किए हुए, इसलिए जो इसको समझने के बाद ट्राई कर देगा, टाइम बचे तो अपनी प्रैक्टिस करेगा, जो नहीं करेगा उसके भी नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन सिखा तो दूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आज हम बात करते हैं चेंज इन एस्टीमेट की, लेकिन एक मजे की बात सुन लो, ये ना कहना बताया नहीं यहां। अच्छा इस फैम वाले सवाल में कोई मसला है तो पूछ ले ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। फिर कोई मसला किसी को, कोई मसला किसी को, किसी को कोई मसला, हाइब्रिड में कोई मसला, आमिर भाई आपको कोई मसला, फिर चलूं आगे, आखिरी फैसला है, ये पिछली क्लास में भी हुआ। अच्छा सॉरी, और तो कुछ नहीं है। चलें जी, अब ऐसा करें, अब थोड़ा सा ऐसे पास पेपर्स के अंदर आए। ऐसे जरा ना मेरा दिल कर रहा है पास पेपर्स को एक नजर तो डालें। किताब नहीं थी हमारे पास ना, तो यूं लग रहा था कि हम हवा में घूम फिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया हुआ है, अमार याद करें, हैंडआउट्स में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, जरूरत पड़ने पे साथ साथ करते हैं ना। ये देखें, ये क्वेश्चन 4 भी हो चुका है, डेल्टा वाला है, 75 पेज है। फिर शहजाद टेक्सटाइल आपको दिया था एक बार होमवर्क में, ठीक है, ये सवाल हो चुका है। फैराडे और उससे अगला बिल्कुल इस जैसा ही है, शायद किया हो शायद ना किया हो। ये देखें इसके साथ क्या लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह। आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 पास पेपर का, शेरदिल। उसके बाद इधर देखें क्वेश्चन नंबर 9 एसकेएल किया हुआ है हमने, पास पेपर का सवाल है, किया हुआ है हमने क्लास में, हैंडआउट्स में दिया हुआ था। इसका बी पार्ट भी हुआ हुआ है, ये अलग जगह पे हुआ था, वो अलग जगह पे हुआ था, पर हुआ था, बातें ना करें आपस में। क्वेश्चन नंबर 10 अकमल ब्रदर्स किया हुआ है हमने। पियानो बजाना है आपने घर, आज गुनाह मिलेगा। अच्छा, पियानो लिमिटेड वाला सवाल आपने आज करना है, इस पे सवाल मिलेगा। अच्छा अब इधर देखो, आज ना मैंने सिर्फ एक सवाल करवा दिया आपको नोट का, अब जिंदगी में और सवाल नहीं कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनो, होगा क्या, मैंने एक सवाल करवा दिया फैम वाला,
अब फिलहाल मैं सवाल नहीं करवाऊंगा। कल आपने आज टेस्ट में जो नोट का सवाल अटेम्प्ट करना है, कल वो सवाल करवाऊंगा। अब ये 2 सवाल हो गए नोट वाले। फिर हम अगले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। अगला टॉपिक हमने आईएएस 36 पढ़ना है। जिस दिन वो पढ़ेंगे 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है, 4 दिन लगा लेंगे। देखते हैं वो आप लोगों के फीडबैक पे होता है जितना टाइम लगे। मेरा तो ज़हन हमेशा ही 3 दिन वाले टॉपिक पे 5 लग रहे होते हैं, 8 सोचता हूं 10 लग रहे होते हैं। आप लोग चलते ही ऐसे हैं। बहरहाल वो मसला नहीं है। आईएएस 36 पूरा होगा, इंपेयरमेंट। उसके बाद फिर एक नोट का सवाल करेंगे जिसके अंदर इंपेयरमेंट मिक्स होगी, नोट फिर बनाएंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे आईएएस 23 बोरिंग कॉस्ट। उस पे 7-8 दिन लगा करते हैं। 7-8 दिन लगने के बाद वो बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक पूरा हो जाएगा। वो बोरिंग कॉस्ट के सवाल तो हम कर ही रहे होंगे पास पेपर के, उसका इंडिविजुअल तैयारी कर ही रहे होंगे। फिर हम वो पूरा करने के बाद फिर एक नोट का सवाल करेंगे जिसमें जैसे ये देखें मंडे लिमिटेड, इसके अंदर बोरिंग कॉस्ट मिक्स है। फिर बोरिंग कॉस्ट के बाद हम करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट 4 से 5 दिन का टॉपिक मैक्सिमम 4 दिन में हो जाता है। उसके बाद उसके सवाल तो कर ही रहे होंगे। जब खत्म होगा तो फिर नोट बनाएंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट मिक्स हुई पड़ी होगी। तो नोट का सवाल माना कि आईएएस 16 एंड कर देंगे हम 1-2 दिन में, लेकिन नोट ने चलना है हमारे साथ। और आईएएस 16 ने जान नहीं छोड़नी। ये इन 5 टॉपिक्स के बाद भी आईएएस 40, 23, 36 के साथ मिक्स होने के अलावा भी आगे भी नजर आएगा आपको। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी हमारे सिलेबस में है, बनाएंगे, वहां भी रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वहां जाएंगे, कैश फ्लो हमारे सिलेबस में है, वहां पे भी आईएएस 16 चल रहा होगा। एनपीओ कर रहे होंगे, आईएएस 16 ने आपके साथ ही रहना है। तो इस पे जो टाइम लगा वो जाया नहीं गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, चलें बातें कहां से कहां निकल गई। ये जो सवाल है ना जी, सवाल पियानो वाला, ये सवाल कहता है डेप्रिसिएशन निकालो 15 से 18 तक के साल की, 8 नंबर, और रीवैल्यूएशन की एंट्री कर दो 2018 की। ये आपने सवाल घर पे करना है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात, हमने जितने सवाल किए थे ना चेंज इन एस्टीमेट के, उनमें ये सिचुएशन थी। मैं अभी सवाल दिखाता हूं आपको। लेट मी दिखा दो सवाल। ये सवाल जो आपके हैंड आउट में चेंज इन एस्टीमेट के सवाल थे ना, यही सवाल अब आपकी बुक के अंदर आ चुके हैं पेज 438 के ऊपर। ठीक है ना। एक मैं काम और भी कर दूंगा कि हर टॉपिक के एंड पे मैं अब आपको देने लग जाऊंगा लेक्चर नोट्स। ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर नोट्स में सवाल किताब के अंदर ही डाल दिए लेक्चर नोट्स मैंने। ठीक है, तो रेफरेंस होगा उसमें। लेक्चर 20 के अंदर पेज नंबर 438 का क्वेश्चन नंबर 50 किया हमने। लेक्चर 21 के अंदर पेज नंबर फलां, क्वेश्चन नंबर फलां किया। कोई एडिशनल क्वेश्चन होगा तो वो हैंड आउट में देता रहूंगा साथ साथ। लेकिन एंड पे एक मतलब इकट्ठा बंच बना दिया करूंगा आपके लिए, ताकि आप को जो तरतीब से सारा कुछ पता हो किस लेक्चर में कौन सा सवाल किया था। बाकी ये मैं नहीं कह सकता कि यही लेक्चर नोट्स हैं, क्योंकि बेटा हर दफा चेंजेस आ रही होती हैं चीजों के अंदर। मैं रात को सोया, सुबह उठा, मेरे ख्याल आया ये काम ना कर लें, अब वो सवाल नया पड़ गया, वो अगली बार फिर इंक्लूड हो जाएगा। ये तो फिर कॉन्टिन्यूस है। कोशिश की थी कि जितने को हों वो आ जाए, लेकिन फिर भी इस दफा भी काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनके अलावा भी हैं, तो वो हैंडआउट्स के अंदर देता रहूंगा आपको। ठीक है ना, उससे पहले। लेकिन ये मिनिमम हो जाएंगे, ज्यादा चीजें अब आपकी बुक के अंदर ही होंगी, कोशिश यही होगी। ठीक है ना, सही है। तो ये सवाल आपने जो किए थे ना पेज 438 पे आए, ये सवाल आपके वो चेंज इन एस्टीमेट वाले सेम वही क्वेश्चंस हैं, 5 के 5। ठीक है। अच्छा, बात कहां पे कर रहा था मैं? हाँ, तो इन सारे सवालों के अंदर देखें, इधर देखें। उमर परचेज एंड एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 14 एस्टीमेट चेंज। 45वां सवाल, ऑन यकम जनवरी 15 एसेट कॉस्टिंग वॉज परचेज ऑन यकम जनवरी 18, साल का पहला दिन चेंज। 40, ऑन यकम जनवरी 17 मेथड चेंज। ऑन यकम जुलाई 18 डेप्शन मेथड चेंज। ऑन किधर गया ऑन यकम जनवरी 12 टोटल लाइफ चेंज। ब्ला 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 ब्ला। हर जगह पे सवालों के अंदर क्या लिखा हुआ था कि पहले दिन, साल के पहले दिन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं आज से पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन बहरहाल एक बात रूल शायद बोला हो पर लिखवाया नहीं होगा, ये मुझे पक्का याद है। ठीक है ना, कि एस्टीमेट चेंज साल के पहले दिन हुआ। अभी तक इतने सवाल किए उनमें लिखा होता था साल के पहले दिन। मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरा साल 2018 है, सवाल में लिखा हुआ है ऑन यकम जनवरी 18 एस्टीमेट चेंज हुआ, तो वो तो यकम जनवरी 18 पर ही लेना है ना, स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, सवाल में लिख देना ड्यूरिंग 18 एस्टीमेट चेंज, तो इसका मतलब भी स्टार्ट ऑफ 18 ही होगा। इवन ध्यान से सुनो, इधर उधर ना देखो, आखिरी सीट वाले लिख दे ऑन 31 दिसंबर 18 फलां एस्टीमेट चेंज्ड, उसको भी उठाकर कहां ले आएंगे? साल के पहले दिन। ठीक है, तो ये उसूल याद रखना, इसको अपने पास कहीं लिख लो ताकि बवक्त जरूरत सनद रहे और काम आए कि एस्टीमेट चेंज इन एस्टीमेट साल में किसी भी दिन हो, इवन आखिरी दिन। देखो, चेंज इन एस्टीमेट साल में किसी भी दिन आए, हम उसे साल के पहले दिन अज्यूम करेंगे। लिखो, चेंज इन एस्टीमेट साल में किसी भी दिन आए, हम उसको साल के पहले दिन अज्यूम करेंगे। आज सारा लेक्चर मैंने बैठ के पढ़ाया वैसे, तो नोट, एक सवाल पे ऊपर नोट, फिर नोट पे नोट बनाया आज हमने। नोटों से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल अल्लाह की जात हल करते हैं। अल्लाह की जात मसाइल हल करने में नोटों के मोहताज नहीं है। ये दूसरे नोटों की बात करने लग गया ना, इसलिए मैंने कहा। तो भाई चेंज इन एस्टीमेट
साल में किसी भी दिन हो, 18 में खड़े हैं, यकम जनवरी 18 तो है ही स्टार्ट ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग 18 लिख दे मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर, इवन 31 दिसंबर 18 लिख दे तब भी स्टार्ट ऑफ द ईयर ही अज्यूम करेंगे। जुमला क्या बना, चेंज इन एस्टीमेट साल में किसी भी दिन आए हम उसे साल के पहले दिन अज्यूम करेंगे। यह बात मद्देनजर रखते हुए इस सवाल को आपने ट्राई करना है। यह सवाल आपको रुलाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है, मैंने भी तो करवाना ही होता है सवाल। मैं कौन सा अभी तक कभी ऐसा हुआ बेटा आप लोगों को सवाल दिया हो, कोई चीज दिया और फिर उसको छोड़ दिया हो, समझ आ जाती है ना। तो ये चीज जब तक आप नहीं अपने अंदर लाएंगे ना कि दिमाग इस्तेमाल करना है, सोल्यूशन, अब तो किताब के अंदर सवाल है ना, कहेंगे सोल्यूशन पे उंगली रख के पास नहीं होते वो बच्चे, फिर वो बच्चे बच्चे में जाके फंसे होते हैं, ठीक है ना। अपने ऊपर हराम कर लो इस चीज को कि होमवर्क में सवाल दिया, चाहे सोल्यूशन मौजूद है, एक बार गलत सही जैसा भी है करने से पहले सोल्यूशन देखना है, इसको आराम कर लो अपने ऊपर, ठीक है ना। सोल्यूशन देखने की मोहताजी जब तक नहीं छोड़ोगे तो फिर चांस ही है पास हो गए, लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा। आदत नहीं है, सोल्यूशन की मोहताजी छोड़ दो, एक बार गलत सलत कर दो। ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा ना कि सवाल सामने है, मैंने करना है बस जैसा भी है, तो बच्चे के अंदर तो सोल्यूशन होता भी नहीं है, फिर ये चीज आपका हाथ चलेगा नहीं, दिमाग चलेगा नहीं। तो अपने आप के ऊपर सोल्यूशन को हराम रखो, टेस्ट के ऊपर आईकैप का पर्चा समझ के टेस्ट दो। समझो कि यार ये टेस्ट में अगर थोड़ा सा टफ लगा, कुछ टफ लगा, नहीं ये तो मेरे 6 महीने हैं, मैं आईकैप के पर्चे में बैठा हूं, ऐसे समझो। मैं अगर यहां थोड़ी एफर्ट नहीं करूंगा तो 6 महीने और लग जाएंगे। ये प्रैक्टिस यहीं से करते करते आईकैप तक पहुंचना है, वरना पहली बार जाकर दिमाग ने और हाथ ने काम नहीं करना होता, ये प्रैक्टिस करने से ही वहां पे जाके काम करता है, ठीक है ना। कोशिश करोगे इंशाल्लाह। तो इस सवाल को मैं इससे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप डिस्कस कर दूं तो फिर कल या परसों, कल अगर टेस्ट ने जान छोड़ दी, टेस्ट का नोट बनाना है कल मैंने आपके साथ क्लास के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जाहिर है कल, क्या पता टेस्ट अगले दिन कोशिश होती है डिस्कस हो जाए, तो टेस्ट ने अगर जान छोड़ दी तो मैं ये सवाल भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। होपफुली कल में उम्मीद है हम इसको थोड़ा रोक देंगे। कोई 2-4 चीजें रह भी गई ना जो कि मैंने हैंडआउट में बना दी हैं और बच्चों को हैंडआउट दे भी दिए हैं, आपकी क्लास को दे नहीं रहा, मैंने कहा था यार डिस्कस ही कुछ नहीं हुआ तो कल ही दे देना, हैंडआउट बना हुआ है, उसके अंदर ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड से एक छोटा सा सवाल करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आज तक रिवैल्यूएशन नहीं देखी, छोटा सा सवाल करना है, आई आपने अपनी किताब में या कभी पेपर में चेक नहीं किया हुआ पर सीख तो लेंगे ना। तो छोटी मोटी 2-4-5 चीजें इसके अंदर रह भी गई तो हो सकता है मैं उसको साइड लाइन करके हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा कर लूं, बच्चे बोर भी काफी हो गए हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कल और परसों का दिन लगा के सारा पढ़ा दें और फिर आगे 36 शुरू कर दें, तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, डिपेंड करता है मेरे और आप दोनों के मूड के ऊपर, ठीक है ना। फिलहाल तो ये होमवर्क के अंदर सवाल 1 हो गया आपका, और दूसरा सवाल है आपका होमवर्क में शेरदिल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर आ नोट ऑन PPE, बनाना आता है नोट, नोटो नोट हो जाना आपने इंशाल्लाह, ठीक है ना। आज भी अभी चेंज एस्टीमेट का नोटो नोट आज, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। ये एक जुमला लिखा हुआ है जी, कोई समझाएगा मुझे ये क्या लिखा हुआ है? यानी कि 2000, वो कहता है जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 का नोट बनाओ और उसका कंपैरेटिव 17 भी बनाओ, 16 का कंपैरेटिव 17 भी बनाओ। जिस साल में आप खड़े होते हो ना उसका कंपैरेटिव पिछला साल होता है हमेशा, ठीक है ना। कंपैरेटिव का लफ्ज जब भी आएगा तो ये देखो हम किस साल में उसने हमें लाके खड़ा किया, उसने हमें खड़ा किया जी, कह रहा है नोट बनाओ 31 दिसंबर 2016 का, तो इसका कंपैरेटिव कभी भी 17 नहीं होगा, इसका कंपैरेटिव क्या होगा 15। तो 2004 लिखा हो तो उसका कंपैरेटिव होगा 2003, 2016 लिखा हुआ है तो उसका, यहां पे आप खड़े हैं देखो, ये आप ऊपर खड़े हैं, ठीक है ना, 2015 क्या है इसका कंपैरेटिव। अच्छा, एक तो ये बात समझ लगी कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है। दूसरी अच्छी खबर पता है क्या है, जो काम आपने फैम में एक बार किया था ना इस वाले में 2 बार करना पड़ेगा, यानी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो रही है, आप 2 दफा नोट बनाओगे घर पे, ठीक है। एक बार 15 के लिए एक सफे के ऊपर, इकट्ठा ना करना, सोल्यूशन में इकट्ठा बना हुआ है, आपने इकट्ठा नहीं करना वरना इकट्ठा हो जाएगा सारा कुछ इधर, ठीक है ना। एक दफा पूरा नोट बनाओ, 15 के साल का पहले बना लेना, आसानी हो जाएगी क्योंकि 15 के क्लोजिंग 16 के ओपनिंग बन जाएंगे। देख लेंगे किसी वक्त इस सवाल को भी डिस्कस करना है या नहीं करना, हो सकता है थोड़ा टाइम मुझे लगे कि नहीं जाया हुआ है तो मैं कंप्यूटर पे ही वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चढ़ा दूं, देख लेना, डिस्कशन ही करनी है ना, है आसान सवाल, ओके। क्योंकि सवाल इतने ज्यादा करने हैं कोई एक आधा डिस्कस भी तो करना पड़ेगा ना ऐसे। अच्छा, 2 हो गए। अच्छा, इनमें से ना आप इनमें से पियानो वाला सवाल पहले कीजिएगा और टाइम मिल जाए तो शेरदिल वाला भी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर शेरदिल वाला एक दिन अगले दिन कर, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर ये होमवर्क करना है, क्योंकि असल में एक छोटे छोटे सवालों वाला होमवर्क अभी रहता है, वो मैंने देना है आपको, इसलिए वो जरा जरूरी होगा। अच्छा जी, चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग हमने सीखी हुई है, ये गालिबन हमने कोई 21वें लेक्चर के अंदर या 22वें लेक्चर के अंदर ये सीख लिया था काम, आज हम 35 लेक्चर पे पहुंचे हुए हैं। चेंज इन एस्टीमेट हमें आता है, मसला ये है कि चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना हमें नहीं आता, ठीक है, लेकिन इतना आसान है इसका नोट बनाना कि आप कहेंगे कि जी यही नोट आए पर्चे में हमें, ठीक है। जरा एक एग्जांपल पहले लेते हैं।
अच्छा जी, एक एसेट हमने खरीदा जी खैर से 100 रुपए का, ठीक है, कितने का खरीदा? 100 रुपए, ठीक है जी। और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी नजर आ रही है आपको? 4 साल। अज्यूम करें जी ये 1 जनवरी 15 पे मैंने ये एसेट खरीदा, इसकी लाइफ है 4 साल, 15, 16, 17 और 18। अगर स्ट्रेट लाइन पर ही जाहिर डेप्रिशिएट करेंगे तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। कितनी बनती है डेप्रिसिएशन? 25, 25, 25 और 10 रुपए, 10 रुपए पक्की बेचने आया हूं, ठीक है, 25, 25, 25, ठीक हो गया। ये डेप्रिसिएशन बनती थी इसकी। लेकिन हुआ क्या? दूसरे साल का एंड हुआ और तीसरे साल का शुरू हुआ, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 17 पर ये आप लोग खड़े होंगे, आपको खड़ा करूंगा इधर, ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये ऐसे कर खड़े हैं, 2 जनवरी 17 के ऊपर आप खड़े हैं, ठीक है। इस दिन खड़े होकर आपको पता लगा कि एस्टीमेट हैज बीन चेंज्ड और रिमेनिंग लाइफ अब 3 साल की बजाय 2 साल की बजाय 3 साल रह गई है। रिमेनिंग लाइफ 2 साल की बजाय क्या है? 3 साल हो गई है। 1 साल लाइफ बढ़ गई है। पिछली क्लास में ना मैंने कम कर ली थी, लेकिन फिर मैंने देखा वो असल वाले सवाल में भी कम ही हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अगली क्लास में एक में बढ़ा लूंगा, एक में कम कर लूंगा, दोनों एंड समझ आ जाए, ठीक है ना। अब अगर लाइफ बदल गई है तो आपको पता है अब ये वाली डेप्रिसिएशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रही। ऐसा ही था, याद है वो जिस दिन हमने ये उसूल बनाया था कि हमने मजबूरी होती है, हमने क्या करना है, एस्टीमेट जिसमें चेंज आ जाए तो हम WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं रिमेनिंग लाइफ पे। ना तो हम ओरिजिनल कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं रिमेनिंग लाइफ पे, ना ओरिजिनल कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं ओरिजिनल लाइफ पे, ना WDV को डिवाइड कर सकते हैं ओरिजिनल लाइफ पे। तीनों चारों काम करके देखे थे, एसेट फुली डेप्रिशिएट ही नहीं हो रहा था, तो हमने अल्टीमेटली फिर यहां कंक्लूजन ये ड्रॉ किया था कि जागते रहेंगे सारे और हम WDV को एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से। किस दिन WDV निकालेंगे? एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। और रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन निकालेंगे? एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। इसका मतबल क्या हुआ? इस दिन मुझे क्या चाहिए? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज। बुक वैल्यू कितनी है जी इस दिन? बोले 50। क्यों? 100 में से 50 की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके थे, ठीक है, और अब 50 बुक वैल्यू है। अब अगर डेप्रिसिएशन आपने करनी है तो 50 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पर या 3 पर? क्या आंसर आता है? 16.67, 16 पॉइंट, ये वैसे अजीब ही हो गया थोड़ा सा, इसको 120 अगर कर लें तो क्या होगा? 4 साल पे कितनी आएगी? बोले 30 आएगी। और बचा कितना होगा? 60 को 3 पे करेंगे, हाँ ये 120 कर लूं मैं जरा राउंड। अच्छा पता है क्या फर्क? कोई नहीं पड़ता, मसला सिर्फ छोटा सा ये आ जाना है कि शायद पॉइंट एक आधे का फर्क आ जाए और मैं जो चीज प्रूव करना चाह रहा हूं वो प्रूव ना हो सके, वरना जरूरी नहीं है राउंड फिगर आया करेगी सवाल में, बट मैं चाह रहा हूं इसको 120 कर लें। आप कहेंगे पिछली क्लास में नहीं किया था, होश नहीं था। पिछली क्लास में ना जी मैंने असल में इसकी लाइफ को ना 5 से 4 किया था, 4 से 5 नहीं किया था, ठीक है। अच्छा कितने का खरीदा एसेट हमने? 120 का। 4 साल लाइफ थी तो 30 डेप्रिशिएट करना था, हमने सोचा 30। लेकिन एस्टीमेट में चेंज आया और लाइफ हो गई अब इस दिन 2 की बजाय रिमेनिंग 3, बदल गया एस्टीमेट, तो ये डेप्रिसिएशन अब यही। और इस दिन खड़े होकर 60 की बुक वैल्यू है, इस 60 को डिवाइड करेंगे 3 पर तो 20, 20, 20, ये डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक हो गया, जरा राउंड होगी ना फिगर, और कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा अब हम खड़े इस साल में हैं, ठीक है, इस साल में खड़े हैं, तो मुझे बताएं इस साल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? इस साल में क्या इंपैक्ट पड़ा? ये देखो मैंने बोल्ड कर दिया। 17 वाले साल में आप खड़े हैं, इस साल में चेंज इन एस्टीमेट होने की वजह से क्या हुआ बता सकते हैं? डेप्रिसिएशन 10 रुपए से कम हो गई, डेप्रिसिएशन 10 रुपए से कम हो गई। लेकिन देखें इधर गिलास पानी का पड़ा हुआ है, जरा पकड़ाना मुझे। अगर इस गिलास के अंदर आप इतने तक पानी डालें और फिर उसको उंडेलें तो कितने गिलास निकलेंगे उसमें से? एक ही निकलेगा, वो बरकत नहीं रही, एक ही निकलेगा, ठीक है। मतलब 100 रुपए का एसिड है तो उसने मैक्सिमम डेप्रिशिएट तो 100 ही होना है ना, इससे ज्यादा कम तो नहीं हो सकता। ये कौन सा रिवैल्यूएशन हुई है कि एसिड की वैल्यू ही बदल गई हो, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, इस साल में तो ये हम यहां पे खड़े, ये मैंने बोल्ड कर दिया है, इस साल में तो डेप्रिसिएशन 10 रुपए से क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन अगर फ्यूचर ईयर्स को आप देखो तो फ्यूचर ईयर्स में डेप्रिसिएशन 10 से बढ़ गई है। जरा गौर करें, अभी मैं बताता हूं, ये परेशान ना हो, बताता हूं, सारी बात समझाता हूं। अगर एसेट की जिंदगी में ये चेंज ना आता एस्टीमेट का तो डेप्रिसिएशन चली जा रही थी 30। एस्टीमेट में चेंज आया, डेप्रिसिएशन हो गई 20 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। ये 30 सॉरी मैं 3 बार बोल गया, एनीवेज नजर आ रहा है आपको। अब
इस साल में क्या असर पड़ा? डेप्रिसिएशन 10 रुपए से, एस्टिमेट चेंज की वजह से डेप्रिसिएशन 10 रुपए से कम हो गई। उसके बाद एसेट की रिमेनिंग लाइफ जितनी भी है, ये जरा छोटा सवाल है, अभी आगे 10 साल वाला सवाल करते हैं तो 7-8 साल बचे पड़े होंगे, ठीक है ना। बहरहाल इसकी रिमेनिंग लाइफ जितनी भी बचती है, इस दिन के बाद जितनी भी बचती है, अगर एस्टिमेट चेंज ना होता तो डेप्रिसिएशन कितनी आती? क्योंकि यहां पर तो डेप्रिसिएशन होनी नहीं थी, ठीक है। अगर एस्टिमेट चेंज ना होता, इस साल तो 10 से डेप्रिसिएशन कम हो गई ना, लेकिन अगर एस्टिमेट चेंज, और इस वजह से क्या हुआ, डेप्रिसिएशन 10 से कम होने की वजह से अगले सालों पे क्या असर पड़ रहा है ये देख रहे हैं। अगर एस्टिमेट चेंज ना होता तो अगले सालों में डेप्रिसिएशन कितनी होती? 30। एस्टिमेट चेंज हो गया तो अगले सालों में डेप्रिसिएशन हो गई 40। अगले सालों में, साल में नहीं कह रहा, अगले साल्स में, ठीक है ना। यह है एक साल और यह है बाकी साल्स, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से दोबारा सुनो। एस्टिमेट में चेंज आया, इस साल की डेप्रिसिएशन 10 रुपए से कम हो गई, फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन 10 रुपए से बढ़ गई। इधर देखो, अगर पुराने एस्टिमेट में चलता तो फ्यूचर ईयर्स में कितनी डेप्रिसिएशन होती? 30। नए एस्टिमेट के अंदर फ्यूचर ईयर्स में डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है? ठीक है ना, बात समझ आई है? वही ना, 100 रुपए नहीं डेप्रिसिएट होना है ना। तो 100 रुपए में से मैंने अभी यार ग्लास भी भूल गया तुम यार। 100 रुपए के एसेट ने 100 रुपए ही डेप्रिसिएट होना है ना, 110 120 तो नहीं हो सकता, 80-90 तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 100 ने डेप्रिसिएट होना है, बस पैटर्न बदल गया डेप्रिसिएशन का। असल में ना एस्टिमेट चेंज की वजह से पैटर्न क्यों बदलते हैं? देखो हमने क्या कहा था, एसेट ने 10 साल वायदा देना है तो इसकी सारी कॉस्ट को आज ही एक्सपेंस आउट मत करो, 10 साल इनकम ने आना है, इससे अर्न होकर 10 साल पे इसके कॉस्ट को फैला दो, ये डेप्रिसिएशन थी। अब हम 2 साल गुजरने के बाद कह रहे हैं नहीं जी नहीं, इसकी जिंदगी में फायदा आना ही सिर्फ 5 साल है, तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 5 साल पे लेकर रहेंगे, क्योंकि उससे फायदा भी कितने सालों पे है? 5। यही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो 100 रुपए नहीं डेप्रिशिएट होना है, 100 रुपए नहीं डेप्रिशिएट होना है, ठीक है। अब भाई बात समझ आई? देखो इन टोटल क्या हुआ है, इन टोटल 1 2 3 4 टोटल इसको छुपा लो, टोटल सारी जिंदगी में 120 डेप्रिशिएट होता, आज भी कितना हो रहा है? 30 और 30 60 हो गया, 20 20 20 60, आज भी 120 ही डेप्रिशिएट हो रहा है। एसिड ने तो 120 ही डेप्रिशिएट होना है, सिर्फ पैटर्न बदल गया। ये बात समझ आई है? तो भाई ये काम ना असल में किया नहीं करना। अभी 10 साल वाला भी सवाल कराता हूं, उसी में मुसीबत पड़ जानी है। तो आपको 20 साल का सवाल आ जाए तो टाइमलाइन बनाने बैठ जाओगे ये प्रूव करने, ऐसे नहीं करना। ये सिर्फ हम पक्का यहां से आज प्रूव कर लेंगे और फिर आगे के लिए पर्चे के लिए उसूल बना लेंगे, ठीक है ना। क्या है जी चेंज इन एस्टिमेट का उसूल? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन अगर 10 रुपए से कम हुई है तो पक्की बात है, आंखें बंद करके लिख लो, फ्यूचर ईयर्स की 10 रुपए से बढ़ गई है। अभी अगला सवाल मैं करवाता हूं, उसके अंदर आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कुछ अमाउंट से बढ़ेगी, तो आंखें बंद करके लिख देना है। वो पर्चे में आंखें बंद करनी है, आज तो प्रूफ कर रहा हूं दोनों तरफ, ठीक है ना। तो आंखें बंद करके लिखेंगे हम कि फ्यूचर ईयर में उतनी अमाउंट एग्जैक्ट बढ़ जाएगी, यही है, ठीक है ना। सिर्फ पैटर्न बदल रहा है, ओके। अब नोट कैसे बनाएंगे, एक मेरी बात याद रखना, ये अगली वाली चीजें, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ये आपने नहीं लिखना होगा। वैसे मैं थोड़ी देर मिटा देता हूं आपको तस्वीर बनाने के लिए, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूं इसको नहीं लिखा करेंगे। हम 17 के साल में खड़े हैं ना, तो हम सिर्फ 17 के साल को ही यूज करके नोट बना लिया करेंगे। भाई 31 दिसंबर 16 होता तो उसको 1 जनवरी 16 पे ले जाते ना, यही तो समझाया है। क्या कह रहे हो बेटा? देखो पहले ये डिसाइड कर लो कि एस्टीमेट चेंज किस साल में आ रहा है, मुझे बताओ। 31 दिसंबर 16 को एस्टीमेट चेंज आप कह रहे हो अगर आता तो वो 1 जनवरी 16 पे ले जाते, फिर 1 जनवरी 16 पे ले जाते तो इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते, ठीक है ना। लेकिन ये तो मैंने सवाल में आपको खुद बता दिया रिमेनिंग लाइफ, ठीक है, बढ़ा लिया मैंने, बात समझे। फिलहाल 17 के साल के अंदर एस्टीमेट चेंज आया है, वो 1 जनवरी 17 पे आया, ड्यूरिंग 17 आया या एंड ऑफ 17 आया। मैंने 17 की बात कर रहा हूं, मैं 16 की तो बात ही नहीं कर रहा। हमारे सवाल के अंदर एस्टीमेट चेंज किस साल में आया है? 17 में। 16 में भी आ सकता था लेकिन आया 17 में भाई, तो कर लें पहले, ठीक है। अब यूजर को पीपीई के नोट के अंदर तो सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा होगा, उसको क्या पता कि एस्टीमेट में हजरत जी को जगा दो, उसको क्या पता कि एस्टीमेट जगाते रहो। हाँ, ऐसे थोड़ी देर बाद ना हजरत जी को ऐसे कोनी मार दिया करो, ठीक है, सही है, समझ आ गई है तुम्हारी ड्यूटी। आज इनको नींद आई हुई है, ठीक है ना, सोन नहीं देना मैं। हाँ अच्छा जी। और ये जो ऑनलाइन वाले सोए हुए हैं, शर्म करें, शर्म, जो घर पे बैठे हुए सो जाते हैं लेक्चर के आगे, शर्म करें। घर वालों ने पैसे खर्चे हुए हैं, करप्शन करते हैं आप लोग, ठीक है, पढ़ाई के अलावा सब काम करते हैं। अच्छा, ये हमने नहीं काम करना, मैं मिटा दूंगा आपको, तस्वीर बनाने के लिए मिटा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बनाने लगे हैं नोट। क्या जी? नोट। पीपी का नोट बन रहा है और ड्यूरिंग द ईयर एस्टीमेट में चेंज आया है। यूजर को यह बताना है कि एस्टीमेट में क्या चेंज आया है और इस चेंज से क्या इंपैक्ट आया है, ठीक है। बहुत ही आसान नोट है, यकीन माने मैं बहुत और ज्यादा जोर लगा के बोल नहीं सकता, इतना आसान है। ऐसे करके वो जैसे 12.1, 12.2, 12.3 हुए थे ना, मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर आ गया एस्टीमेट चेंज, तो 12.4, 3 तो पक्के हैं ना, वो तो तुम कर लो, बाद में पढ़ा लूंगा। अच्छा, सवाल देख रहे हो? अच्छा सॉरी यार, माइंड तो नहीं किया।
कर लो तुम। अच्छा सुनिए जी, मैंने ये कहा कि रीवैल्यूएशन में लाजमी आना है, ठीक है, लाजमी आना है, सवाल तभी मजे का बनता है। और रीवैल्यूएशन के पहले 3 सब नोट्स भी लाजमी बनने हैं, तो वो 12.1, 12.2, 12.3 हमने एलोकेट कर दिया रीवैल्यूएशन को, ठीक है ना। तो 12.4 फैम वाले सवाल के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की मूवमेंट थी, किसी और सवाल में यही मूवमेंट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बजाय एस्टिमेट चेंज की एडजस्टमेंट आ जाए, तो उसका नोट भी बनाना है आपने, ठीक है। हेडिंग होगी उसकी, जाहिर है चेंज इन एस्टिमेट हुआ तो चेंज इन एस्टिमेट ही हेडिंग होगी। ओके, अब मुझे यह बताओ कि ये हुआ क्या है एस्टिमेट चेंज। इस एस्टिमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है चेंज कम ज्यादा चेंज, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हुआ है, चेंज। और एक्सपेंस के चेंज होने से प्रॉफिट क्या होगा, चेंज। तो हमने जो इंपैक्ट बताना है, देखो एस्टिमेट चेंज की वजह से एसिड नहीं बदला, एसिड ये तो कहा था 120 है तो 120 नहीं डेप्रिशिएट होना है, ये कौन सा रीवैल्यूएशन के एसिड बदल गया। सिर्फ क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एलोकेशन का पैटर्न बदला है, ठीक है ना। उसकी वजह से किसी एक साल में प्रॉफिट पे कुछ इंपैक्ट आ गया और अगले सालों के अंदर कुछ और इंपैक्ट आ गया। तो सिर्फ ये यूजर को लिख के बताना है, ठीक है। हमने यूजर को क्या लिख के बताना है, पहले तो अंग्रेजियां मारेंगे थोड़ी सी, हम क्या कहेंगे ड्यूरिंग, हालांकि लिखा हुआ यकम जनवरी, बोला मैंने यकम जनवरी 17 है, लेकिन यूं भी हो सकता है सवाल में ड्यूरिंग लिखा हो, तो मैं वही लिख देता हूं, ठीक है ना। इवन यकम जनवरी 17 लिखा हो, इवन 31 दिसंबर 17 लिखा हो, हम जान छुड़ाएंगे, हम यही लिख दिया करेंगे ड्यूरिंग 17, ठीक है ना। ड्यूरिंग 2017 useful life has changed from, अच्छा अब यहां पे टोटल का चेंज लिख दो, रिमेनिंग का चेंज लिख दो, आपकी मर्जी है, दोनों ही सही है, ठीक है। मैं यूं लिख दूं कि यूजफुल लाइफ चेंज्ड फ्रॉम 4 to 5, ये भी सही है। या मैं यूं लिख दूं कि यूजफुल रिमेनिंग लाइफ हैज चेंज्ड फ्रॉम 2 to 3, तो रिमेनिंग लाइफ लिख लेना बस ध्यान से। मैंने फिलहाल यूजफुल लाइफ लिख दिया तो मैं वही लिख लूं। आप यूजफुल लाइफ भी लिख सकते हो, रिमेनिंग लाइफ भी लिख सकते हो, यानी टोटल वाली बात लिख दो, रिमेनिंग वाली लिख दो, आपकी मर्जी है, सिर्फ बताना है कि हुआ क्या है। तो मैंने कहा ड्यूरिंग 17 यूजफुल लाइफ हैज चेंज्ड फ्रॉम 4 to 5 years, और जिन्होंने यहां पर रिमेनिंग वाली लिखना था उन्होंने यूं लिखना था ड्यूरिंग 17 रिमेनिंग लाइफ हैज चेंज्ड फ्रॉम 2 to 3, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। ड्यूरिंग 2017 यूजफुल लाइफ हैज चेंज्ड फ्रॉम 4 to 5 years, फुल स्टॉप, ठीक है जी। आगे द इफेक्ट ऑफ this change is as flows, ऐसे बह रहा है ये as follows, ठीक है जी। उसमें क्या होगा जी, हमने ना करंट ईयर प्रॉफिट और फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स पर इसका इंपैक्ट दिखाना होगा, ठीक है ना, इंक्रीज या डिक्रीज। इसके लिए ना एक छोटी सी हम वर्किंग करेंगे, ठीक है, छोटी सी वर्किंग, छोटी सी, इतनी सिंपल वर्किंग है कि क्या बताऊं। सबसे पहले आप लिखोगे जी करंट ईयर, क्या हेडिंग दोगे, अब CY हो जाएगा अगले दिन से, क्योंकि ये वर्किंग है, फिलहाल पहली दफा है तो मैं पूरा लिख दिया करंट ईयर, आपके भी वर्किंग है CY लिखेंगे। बहरहाल करंट ईयर, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या हुआ है करंट ईयर में। इधर देखो, इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 17 में खड़े हैं, करंट ईयर मतलब 17, ठीक है। 17 में क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हुआ है, कम हुआ है, कितने से, 10 से। एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट 10 से बढ़ गया, सिंपल। अगली बात, फ्यूचर ईयर्स, मैंने तो प्रूफ कर दिया है, वैसे यहां पर प्रूफ किया था लेकिन वो मैंने प्रूफ ही मिटा दिया। प्रूफ क्या किया था कि अगर 10 से इस साल में डेप्रिसिएशन कम हुई है ना, तो फ्यूचर ईयर्स में एग्जैक्ट यही अमाउंट से डेप्रिसिएशन ने बढ़ना है, लेकिन मैंने ये छुपा लिया प्रूफ। मैंने तो ये कहा पर्चे के अंदर क्या करोगे, आंखें बंद करके इधर लिखोगे उसके एग्जैक्ट उलट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फ्यूचर ईयर्स में 10 से बढ़ जाएगा, जिस वजह से प्रॉफिट्स फ्यूचर ईयर्स के 10 से कम हो जाएंगे। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम टाइमलाइन लगाकर जो है वो प्रूफ करते थे। ये बात प्रूफ की थी ना मैंने, अभी मिटा भी देता हूं, ठीक है। लेकिन इसको पर्चे के अंदर सिर्फ करंट ईयर को देखेंगे। और अगली अहम बात, क्या चेंज इन एस्टीमेट में कभी ऐसा भी किया था कि 15 और 16 की डेप्रिसिएशन को जाकर छेड़ दें, बोलो, नहीं, हम सिर्फ करंट और फ्यूचर को छेड़ते थे। पास्ट जो हो गया, जो गुजर गया, जो हो गया, जो बीत गया, कुछ नहीं किया था उसको, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या कहते हैं जी, हाँ, ये IAS 8 का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना और प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। वहां पे दोबारा पढ़ाऊंगा, वहां पे एक आधा नोट दोबारा बना के रिवाइज भी करेंगे, लेकिन फिलहाल बात थोड़ी सी उसकी भी कर ली मैंने कि ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। एक होता है प्रायर ईयर एरर या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब से एरर हुआ तब से सही करके लाते हैं, जब से पॉलिसी पड़ी हुई है, लगी हुई है, अप्लाई हुई है, वहां से चेंज करके लाते हैं। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना या सही करना चीजों को, वो हम पढ़ेंगे IAS 8 में जाकर, ठीक है ना।
चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग क्या है? आप पास्ट को मत छेड़ो, एस्टीमेट बदला है, अंदाजा था, बदल गया, कोई बात नहीं, करंट ईयर को सही करो और फ्यूचर ईयर्स को सही कर लो। ये चेंज इन एस्टीमेट है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। बहरहाल ये भी रेलेवेंट बात नहीं थी, रेलेवेंट बात सिर्फ इतनी सी थी कि ये देखो, ये आपने जो वर्किंग की है, इस वर्किंग से आपने आप देखना है करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हुआ है जी, बोले। ये देखें इंक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट कितना, 10 रुपए, और फ्यूचर ईयर डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट्स 10। आंखें बंद करके ये जी आपका चेंज इन एस्टीमेट का नोट है। बस इतना सही है। इसमें मैक्सिमम जो मुश्किल चीज है ना वो रेजिडुअल वैल्यू का चेंज होना है। वो सवाल मैंने आज होमवर्क में भी स्किप कर दिया है, हो सकता है अभी ना ही करवाऊं, आइए सेट में जाकर करवा दूं, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है कल करवाई दूं, आसान वो भी बहुत है, लेकिन आज छेड़ना नहीं है उसको, सिंपल सी बात है ये। जल्दी करें, आप एक और सवाल करवा दूं आपको। ओ अच्छा सॉरी, ले एक काम करते हैं, इस वर्किंग को ना एक मिनट इस वर्किंग को ऊपर ले जाते हैं, जरा जूम इन कर देता हूं आपको, फिर तस्वीर बना लेना। वो भाग गया यार, क्यों ऐसे कर रहे हो यार, ऐसे मत करो यार, क्या हो गया यार, तुम्हें नाराज हो गया। लें जी ये बना लें, ये मेरी एग्जांपल थी, कहीं सवाल नहीं मिलेगा माजरत के साथ, बस बातों बातों में सवाल बनाए, ये गुजारा करें, अब कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट अगला सवाल करते हैं, तसल्ली हो जाएगी, एक मिनट रुक जाए, अभी सवाल कराता हूं, उसके बाद देखना। फ्यूचर ईयर्स लिख दिया ना अब मैंने, माजरत, फ्यूचर ईयर्स जरूरी तो नहीं एक ही साल हो, 18 में कम है और फिर 19 में है ही नहीं उधर दूसरी तरफ, तो नेट में इंपैक्ट तो यही पड़ रहा है ना। फ्यूचर ईयर्स इकट्ठे लेने हैं, अभी देखते हैं सबर को। 10 साल वाला सवाल आ गया, ईयर्स बढ़े हैं तो क्या, तो बढ़ गया, तो उस वजह से वो एसेट से आने वाला फायदा कंट्रीब्यूट होता रहा। कॉस्ट तो इतनी थी ना जिसने डेफिसिट होना है वो एक्सपेंस आउट कर दी, 2 साल बढ़ाकर, 1 साल बढ़ाकर, उस एसेट ने फायदा 1 साल ज्यादा दिया ना, तो उसके रेवेन्यूज, बिजनेस के रेवेन्यूज के अंदर इस एसेट के कंट्रीब्यूटेड रेवेन्यूज पड़े हैं, 1 साल ज्यादा आ गए, तो इसकी कॉस्ट को 1 साल ज्यादा सिर्फ फैलाकर एक्सपेंस आउट कर दिया। बस कॉस्ट तो 100 ही है ना भाई, पड़ा तो 100 का ही था ना, एक्सपेंस आउट 100 को ही करना था ना, सॉरी 120, ठीक है। हाँ तो प्रॉफिट में पड़ा होगा ना जानी, वो रेवेन्यू में पड़ा होगा। मसला है 120 रुपए की कॉस्ट को 4 साल पे एक्सपेंस आउट करें या 5 पे। इस एसेट से फायदा 5 साल पे आना है तो कॉस्ट भी 5 साल पे एक्सपेंस आउट करें। कॉस्ट की लड़ाई हो रही है, मैंने जानी कह दी, इसको समझ आ गई, ठीक है ना। अब तुम ना समझाओ जी। अच्छा सुने एक और सवाल करते हैं, फिर देखते हैं। ये सवाल देख रहे हैं आप, ये वाला ये मैंने करवाया है लेकिन फिर भी होमवर्क लिखा हुआ है, जल्दी से इसको करते हैं। उमर परचेज एंड एसेट कॉस्टिंग, क्या ये सारे ही हैं? ये आपके लिए मैंने इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, सॉरी इंपोर्टेड सवाल है। ले भाई, मिस्टर उमर परचेज एंड एसेट कॉस्टिंग 20,000 और यकम जनवरी 12, ये सवाल किया हुआ है हमने, ठीक है। लाइफ ऑफ एसेट इज 10 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 2000। ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 6 years। ये सवाल किया था, सबसे पहला सवाल क्लास के अंदर यही किया था। ये सवाल जैसे किया था वो मैंने नहीं लिखा हुआ, काश में वो भी लिख देता। बहरहाल हम तो ऐसे ही करते हैं फिलहाल सवाल को जी। ये सवाल था हमारा, 20,000 का एसेट खरीदा था, लाइफ थी उसकी 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू थी 2000, तो 18,100 रुपए के हिसाब से अगले 10 साल इसने डेप्रीशिएट होना था। माजरत ख्वाह हूं मैं, 10 साल लिखे नहीं, 1 मिनट में लिख लूं। कौन कौन से 10 साल हैं? 15, ठीक है। यह था असल में मामला कि इसकी जिंदगी इतनी थी, अगले 10 साल तक इस एसेट ने 18,100 रुपए होकर डेप्रीशिएट होना था। ये नजर आ रहा है सबको क्लियर? मुझे क्यों लग रहा है नहीं नजर आ रहा? अब यस सर अब आ रहा है। 2 साल डेप्रीशिएट हुआ था, बातें नहीं खत्म हो रही हैं आपकी, बता रहा हूं मैं। 2 साल डेप्रीशिएट हुआ था, कल से मैंने क्लास में नहीं बैठने देना। 2 साल डेप्रीशिएट हुआ था, कोई भी बोलेगा क्लास से निकल जाएगा। 2 साल ये डेप्रीशिएट हुआ था और 2 साल खत्म हुए और तीसरे साल के पहले दिन ये आप दोबारा आए खड़े हैं यहां पे। क्यों? सवाल पढ़ें जरा, बुक्स का पेज नंबर भी बताया था मैंने, सवाल पढ़ें जरा। बाहर सवाल ये देखें, ऑन यकम, ये वाला सवाल नहीं है, ऊपर वाला है ये। ऑन यकम जनवरी 14 एस्टीमेट चेंज हुआ है, तो 12 और 13 एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ था, 14 में एस्टीमेट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये आप लोग आगे खड़े हो गए, ठीक है। चल भाई अब नहीं छेड़ना इसको जी।
इस दिन एस्टिमेट चेंज हुआ तो पुरानी कॉस्ट की बजाय आप क्या लेंगे हम? बुक वैल्यू। आपकी वर्किंग के अंदर ना यही बुक वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो 20,000 में से 1800 माइनस हुआ तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 16,400। इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कह रहे हैं वो 8 नहीं है, अब कितनी है? 6 है। यानी कि आपने 16,400 को रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, वही ली थी, याद है? सवाल भी सेम उठाया मैंने, वही जो किया हुआ क्लास में हमने, ठीक है। 16,400 माइनस 2,000 बटा 6, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? 2,400। यही 2,400 आया था और मैंने कहा था कि अगले साल, अगली सारी जिंदगी अगर एस्टीमेट चेंज ना हो तो अगले 6 साल 24,100 की डिडक्शन आनी है। लेकिन 2 साल पे सवाल रुक गया था क्योंकि रिक्वायरमेंट सवाल की यहां तक थी, पर यहां पे मैंने पूरी टाइमलाइन बनाई आपके लिए, ठीक है ना। मतलब क्या अब एस्टीमेट चेंज हो गया तो 18,100 की डिडक्शन अब रेलेवेंट नहीं रही। अगले 8 साल में 18,100 की डिडक्शन रेलेवेंट नहीं रही। अगले 6 साल में 24,100 की डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है, ठीक है ना। अगर आप इनका टोटल करोगे ना तो 1800 इंटू 10 करो या 2400 इंटू 6 करके प्लस 3600 करो, आंसर वुड बी सेम। वो सेम ही होना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम खड़े किस साल में हैं? यहां खड़े होकर आपने नोट बनाना है। अब तो ये देखो, मैंने कहा इतना फारिग टाइम नहीं होता कि पर्चे में 15 साल का सवाल आ जाए, 15 साल की टाइमलाइन बनाओगे, 20 साल 50 साल वाला सवाल आ जाए, टाइमलाइन बनाना 50 साल की बैठ के। अब बोलो हम पागल थोड़े ही हैं? सारे पागल यही कहते हैं, ठीक है ना, कि हम पागल नहीं है। ऐसा नहीं करना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, नोट करने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए टाइम दूंगा। फिलहाल तो मैं क्या कह रहा हूं, ये आगे वाला कुछ भी नहीं देखना आपने, ठीक है। आपने सिर्फ करंट ईयर प्रूव भी कर लेते हैं अभी, पहले जरा करके तो देख ले पर्चे में, अगर ऐसा करें सही भी होता है या नहीं, ठीक है। आपने क्या देखना है? करंट ईयर में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन एस्टीमेट चेंज की वजह से अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल के अंदर कम हुई थी, बढ़ी थी? कम। अब बढ़ने वाला एग्जांपल आ गई, ठीक है ना, क्योंकि पिछले उसमें क्या हुआ था, लाइफ बढ़ गई थी, इसमें लाइफ कम हुई है। अच्छा, तो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 600 रुपए से बढ़ गई, तो आंखें बंद करके इसको लिख लो कि फ्यूचर ईयर्स में डेप्रिसिएशन ने इस एग्जैक्ट अमाउंट से उलट उलट लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो नोट बनाया हमने, एस्टीमेट चेंज हुआ है जी ड्यूरिंग 14, यूजफुल लाइफ ऑफ लाइफ चेंज फ्रॉम 10 to 8 साल। इफेक्ट ऑफ चेंज इज एज फॉलोज। डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर क्या हुआ है जी? शायद इधर देख लिया, ज्यादा जरूरी है। डेप्रिसिएशन करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 600 से बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉफिट 600 से, और आंखें बंद करके इसका उलट यहां लिख दो, फ्यूचर ईयर की डेप्रिसिएशन बढ़े, कम होगी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और ये नोट के अंदर लिख दो, डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट, एक मिनट, डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट और इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स। ये तो हो गई बात, नोट बना लो, तस्वीर बनानी है तो बना लो, ये तो बात हो गई नोट की। अब मैं वो जाकर प्रूफ भी करता हूं कि ऐसा है, पूरा बाद में देखते हैं जी, अभी प्रूफ भी करते हैं। तो 1 मिनट लो, जाओ जो बना रहे तस्वीरों तो बनाने, जिन्होंने बनानी बना ले, ओके। अब ये तो पर्चे के अंदर काम चल गया, अब प्रूफ भी कर लेते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए, लेकिन पर्चे में कभी नहीं करना, ये मिटना को नहीं मिल लग रहा है, मिट गया जी। आओ देखें, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 600 से बढ़ी है, फ्यूचर ईयर्स में जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1800 इंटू 7 करो, 1800 इंटू 7 करो, जल्दी 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 सारे बच्चे, 1800 इंटू 7। अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो रिमेनिंग ईयर्स फ्यूचर ईयर में 12,600। अब एस्टीमेट चेंज हुआ तो ये 2400 आने लगी, 1 2 3 4 5 इंटू 2400 करो, तो फ्यूचर ईयर्स में डेप्रिसिएशन 600 से कम हो गई, हेंस प्रूव्ड। लेकिन इतना टाइम नहीं होता पर्चे के अंदर के प्रूव करने बैठ जाएं, ठीक है, बात समझे हैं? इतना टाइम नहीं होता कि पर्चे में प्रूफ करने बैठे, प्लीज ये बात समझ लें। प्रूफ 10 सवाल कर लें, आप घर पे बैठे करिएगा, मेरे साथ आइंदा ना करिएगा। हाँ, हो सकता है आगे साइड में जाकर सवाल करवाऊं एक आधा, फिर इस तरह से कर दूं, लेकिन उसूल क्या है, सिर्फ करंट ईयर को देखो। पास को छेड़ना नहीं है, एस्टीमेट चेंज है, पास को तो छेड़ना नहीं है, एस्टीमेट चेंज है। करंट और फ्यूचर को सही करना है, तो हम कहेंगे करंट साल को देखो, डेप्रिसिएशन अगर बढ़ रही है एस्टीमेट चेंज की वजह से तो फ्यूचर ईयर्स में एग्जैक्ट अमाउंट को कम कर लो, और करंट ईयर में अगर कम हो रही है तो फ्यूचर ईयर्स में एग्जैक्ट अमाउंट से बढ़ा लो। रेजिडुअल, ये पूरी तस्वीर है जी। उसको रहा दे। अच्छा जी, अब साथ में ना आपने ये चेंज इन एस्टीमेट वाले सवाल जो हैं 1 को दोबारा करना है, ठीक है, और नहीं वो तो है ही, ये छोटे छोटे सवाल है, इतना सा नोट, इतना सा, ये नहीं करना, सिर्फ करंट ईयर और फ्यूचर ईयर, 2 मिनट में एक सवाल हो जाएगा, ठीक है। बना भी लो तस्वीर, स्माइल नहीं करनी मैंने, जल्दी करो, सरदाने आ जाना अभी, चुप करो। अच्छा सुनो, अब सुनो, सबने तस्वीर बना ली। देखो अब एक ये 45 छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर ना रेजिडुअल वैल्यू में भी चेंज आ रहा है, ये मैं कल खुद करवाऊंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 44 दोबारा करना है, 46 47 48, ये बुक्स का पेज नंबर है 438, और जिनके पास हैंड आउट है, बुक नहीं है, उनके पास हैंड आउट के अंदर भी ये सवाल मौजूद होंगे, लेकिन आप बुक के अंदर भी ये सारे सवाल मौजूद हुआ करेंगे, ठीक है, सही है। ये करके आने हैं इंशाल्लाह। कल मैं अब नोट के साथ ही सोल्यूशन दे देता हूं, इसके सोल्यूशन भी 2 सवालों के पेंडिंग थे, वो इकट्ठे करके दे देते हैं। अल्लाह हाफिज।